नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज लाइन। जेएनयू विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक जगह से दूसरी जगह ये विवाद और जोर पकड़ता जा रहा है। 9 फरवरी को जेएनयू से शुरू हुआ ये विवाद अब जेएनयू से निकलकर 15 फरवरी को पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच जाता है और फिर उसी शाम पश्चिम बंगाल में भी दिखता है। आखिरकार जिस तरीके से पूरा विवाद बढ़ता और फैलता जा रहा है, इसे लेकर राजनीतिक दल कब इस पर विराम लगाएंगे, कब बयानबाजियों पर विराम लगेगा और आखिरकार इस मसले का हल होगा तो वो क्या होगा और कब तक होगा, इन्हीं तमाम सवालों पर बातचीत होगी हमारे पैनल के साथ। तो न्यूज लाइन में आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। बात यही नहीं थमती, वाद विवाद का तीखा दौर जारी है। दो अलग अलग सोच और विचार के लोगों के बीच झड़पें भी जारी है। इसी मुद्दे पर न्यूज लाइन में हम तफसील से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जारी विवाद पर देश भर में दंगल अभी भी हो रहा है। जेएनयू में अफजल गुरु के समर्थन में हुई नारेबाजी और देशद्रोह के माहौल के बाद बात अब पटियाला हाउस कोर्ट, पश्चिम बंगाल और बिहार तक पहुंच गई। विवाद के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। कहीं एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा मार्च निकाला, तो कहीं वाम दलों के छात्र संघ सदस्यों ने कन्हैया की गिरफ्तारी के विरोध में रैली निकाली। वहीं दूसरी तरफ इस विवाद की आग अब बिहार की राजधानी पटना में भी देखने को मिली, जहां बीजेपी दफ्तर के बाहर बीजेपी और एआईएसएफ के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। और तो और गुरुवार को लखनऊ पहुंचे राहुल गांधी का लखनऊ में काले झंडे के साथ विरोध किया गया। साथ ही वाद विवाद का दौर भी जोरों से जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ साथ सभी ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार, बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। देश प्रेम मेरे खून में है, मेरे दिल में है। मेरे पास इसको छोड़ के कुछ नहीं है। अगर किसी ने देश के खिलाफ कुछ किया, कहा, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मगर हिंदुस्तान के सब छात्रों को, पूरे इंस्टीट्यूशन को, जेएनयू को बदनाम नहीं करना चाहिए। जो हिंदुस्तान के युवा हैं, उनके अंदर ऊर्जा है, अलग अलग सोच है, अलग अलग सेंटिमेंट्स हैं, उनको एक विचारधारा से दबाने हम आरएसएस को नहीं दबाने देंगे। आरएसएस पूरे देश के स्टूडेंट्स के ऊपर एक सोच थोपना चाहती है और जो भी उनके खिलाफ बोलता है, रोहित वेमुला, हर एक यूनिवर्सिटी में अगर आरएसएस के सोच के खिलाफ कोई भी बोलता है, सरकार की सोच के खिलाफ कोई भी बोलता है, तो उसको कुचलने की कोशिश करते हैं और कांग्रेस पार्टी ये नहीं होने देगी। आपने दिल्ली में देखा, आपके मित्रों को, जर्नलिस्ट को 2 बार पीटा गया। पुलिस वाले देखते रहे। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के नाम पे धब्बा लगाया जा रहा है। सरकार का काम आपकी रक्षा करने का है, स्टूडेंट्स की रक्षा करने का है, उनको दबाने का काम नहीं है। इसलिए हम प्रेसिडेंट के पास गए और उनको हमने मेमोरेंडम दिया। के बाद भी क्यों नहीं उनको पकड़ पा रही है, क्यों नहीं उनको पकड़ रही है? इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो केंद्र सरकार उनको पकड़ना नहीं चाह रही है ताकि मुद्दा बना रहे, बहाना बना रहे और देश सुलगता रहे, और या 80,000 की दिल्ली पुलिस फोर्स के बावजूद, इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेस के बावजूद, आईबी इनके पास है, इंटेलिजेंस इनके पास है, रॉ इनके पास है, सब कुछ इनके पास है, और फिर भी केंद्र सरकार 4 स्टूडेंट्स को पकड़ने में नाकाम हो गई। जिन लोगों ने राष्ट्र विरोधी नारे लगाए, वो 4 स्टूडेंट्स इनसे नहीं पकड़े जा रहे। इनसे पठानकोट क्या पकड़ा जाए, पठानकोट के आतंकवादी क्या पकड़े जाएंगे? तो वहीं
वहीं बीजेपी नेताओं और उनके समर्थक बाबा रामदेव ने भी सभी को देशद्रोही होने का तमगा दे डाला और जमकर खरी खोटी सुनाई। लेकिन इन सब के बीच सोचने वाली बात ये है कि कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? हम हर छोटे बड़े मुद्दों पर यूं ही राजनीति करते रहेंगे? क्या देशद्रोह के मुद्दे पर हर किसी को एकजुट होकर राजनीति से ऊपर उठ सोचने की जरूरत नहीं है? क्या हमें अपने देश से ज्यादा राजनीति प्यारी है, या हम खुद को देश के संविधान से ऊपर समझने लगे हैं और सारे फैसले हम खुद सड़कों पर ही करेंगे? इन सवालों के जवाब का इंतजार आज पूरे देश को अपने देश प्रेमी राजनेताओं से है। चैनल 1 न्यूज के लिए रणधीर कुमार की रिपोर्ट। तो आखिरकार इस मसले पर कब तक राजनीति होती रहेगी और कब तक इस तरीके की बयानबाजियां होंगी? क्या कोई विराम लगेगा? क्या कोई हल होगा? कोई निष्कर्ष भी निकलेगा? इसी को लेकर बातचीत करेंगे हमारे पैनल से। हमारे साथ हमारे पैनल में मौजूद हैं असगर खान साहब। आप एडवोकेट हैं और बहुत कुछ दिलचस्पी राजनीति में भी रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। मुफ्ती एजाज अरशद काजमी जी हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर के हमारे साथ हैं। इस वक्त JNU से पास आउट हैं, डॉक्टरेट उन्होंने वहां से की है। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। ममता काले जी हमारे साथ हैं, आप बीजेपी नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। उपेंद्र प्रसाद जी पूर्व संपादक हैं NBT के, हमारे साथ हैं। उपेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इसी के साथ हमारे सहयोगी इरफान रसूल इस पूरे मसले पर हमारे साथ है चर्चा में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले ममता जी आपसे ही हम बात शुरू करना चाहते हैं। बहुत कुछ हुआ और जो भी कुछ हो रहा है इस दौरान आप जानती हैं, आप इस चीज से परिचित होंगी कि एलिगेशन जो है वो आपकी सरकार पर बहुत ज्यादा है। केजरीवाल साहब ये कह रहे हैं कि आप लोग जो है या तो इनएफिशिएंट है दिल्ली पुलिस, या फिर सरकार नहीं चाहती करवाए। कांग्रेस ये कह रही है कि जहां पर भी ऐसी आवाज उठती है आप लोग सप्रेस करते हैं, दबाते हैं चीजों को। और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज लेफ्ट भी ये कह रही है कि ऐसा लगता है कि आप लोग दूसरी मानसिकता को एक अलग ही चरित्र के साथ थोपने की कोशिश कर रहे हैं। वंदना, ये सारी जो बातें, ये सारी जो पार्टीज कर रही हैं, सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इन सब लोगों पर लगता है कि क्या ये वाकई भारत माता के सपूत हैं? क्या इस वाकई भारत माता की धरती किसका सम्मान करते हैं? इस भारतवर्ष ने जिसने इनको यहाँ पर ला करके खड़ा किया है, क्या इनके मन में भारतवर्ष के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रेम है कि नहीं है? ये बात कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है ये गलत है और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कि विचारों की अभिव्यक्ति है, स्वतंत्रता है। जी जी, मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि भारतवर्ष के टुकड़े करने की बात ये JNU में बोला जाता है कि जब तक रहेंगे तब तक ये जंग जारी रहेगी, जब तक भारत नहीं टूटता, और पाकिस्तान जिंदाबाद, और अफजल हम शर्मिंदा है क्योंकि तुम्हारे कातिल जिंदा है, कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेंगे। ये सारी बातें कहीं से आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच की बातें लगती हैं, कहीं से आपको या इन लोगों को देश प्रेम की बातें लगती हैं? क्या इनको कहीं से देशभक्ति की इन बातों से बू आती है? और अगर नहीं आती है तो इनको खुद से अपने विवेक का इस्तेमाल करके ये सोचना चाहिए कि आज जब भारतवर्ष के टुकड़े करने की बात की जा रही है तो ये लोग राजनीतिक तवे में अपनी रोटियां सेक रहे हैं। अभी राहुल गांधी जी अभी बोल रहे थे जी, जो क्लिपिंग आपने दिखाई कि मेरे खून में देशभक्ति है। अगर इनके खून में देशभक्ति है तो क्यों ये देशद्रोहियों के साथ जाकर के खड़े हो जाते हैं? अगर इनके खून में देशभक्ति है तो क्यों ये उन लोगों के साथ जाके JNU में खड़े होकर भाषण देते हैं जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करते हैं, जो लोग भारतवर्ष में रहते हैं और भारतवर्ष को ही गलियाते हैं, जो पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। फौज, हमारी फौज, हमारी सरहदों में लोग मरते हैं क्योंकि पाकिस्तान उनको आए दिन मारता है ताकि वो भारत पर कब्जा और कश्मीर पर कब्जा कर सके। जब ये सारी चीजें हमारे फौजी भाई वहां पर मर रहे होते हैं, तब एक तमगा ऐसा होता है जो सो कॉल्ड स्टूडेंट्स अपने आप को कहते हैं, वो देश की राजधानी के अंदर बैठ करके देशद्रोह की रचना बना देते हैं। ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारे साथ मुफ्ती एजाज अरशद काजमी भी हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, JNU से डॉक्टरेट पास आउट है। आपका क्या नजरिया इस पूरे मसले पर अरशद काजमी? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये अर्ज कर दूं कि कोई भी अगर देश मुखालिफ नारा लगता है उसकी मजम्मत होनी चाहिए, उसका कंडम होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर को किसी को अपने हाथ में लेने की इजाज़त दे दी जाएगी? JNU एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसकी हमेशा से एक इम्तियाजी शनाख्त रही है, उसकी अपनी एक पहचान रही है, और देश में सबसे ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमेट्स और पॉलिटिशियन उस यूनिवर्सिटी ने दिया है। आज भी उसकी पहचान है। उसकी छवि को कुछ लोग सिर्फ इस वजह से दागदार करना चाहते हैं कि उसकी वहाँ पर पेठ नहीं है,
एबीवीपी वाले कभी वहां पर एक सिंगल अपना कैंडिडेट नहीं जिता पाते, सिर्फ इस वजह से कि वहां के स्टूडेंट उस फिक्र के नहीं है, उस सोच के नहीं है, उस कट्टरता के नहीं है, इसलिए वहां पर जो है आप इस तरह की दंगई करेंगे। अगर किसी ने इस तरह की हरकत की है तो उसको डायरेक्ट कानून के हवाले कर देना चाहिए। अब ये क्या है कि आप जाकर के कोर्ट में जाकर के जो आपके लीगल सेल के हैं, बीजेपी लीगल सेल के लोग हैं, वहां पर जो है दंगई कर रहे हैं, वहां पर जो है लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ले रहे हैं। देश प्रेम की क्या परिभाषा आखिर आप दे रहे हैं? जो भी इस देश में रहता है, हर आदमी देश से उसको मोहब्बत है, और वो उसका ये मतलब नहीं होता कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले ले। अगर किसी स्टूडेंट ने गलती की है, वो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, उसको सजा मिलेगी और सजा कानून के मुताबिक मिलेगी। लेकिन ये है कि उसका ये मतलब परिभाषा अपने हिसाब से आप करेंगे। उसको देश प्रेम की क्या परिभाषा है आपके नजदीक? उसका ये मतलब थोड़ा है कि कोई आदमी अगर कुछ बोलेगा तो उसको आप कानून के हवाले करेंगे कि खुद से थप्पड़ मार देंगे। ऐसा नहीं होता। आप लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं ले लेंगे। लेकिन जो लोग कानून के रखवाले हैं वो लोग आज कोर्ट में किस तरह की हरकतें ठीक है, ठीक है। एडवोकेट असगर खान साहब हमारे साथ हैं, उनसे ही पूछ लेते कि क्या ऐसा हो गया असगर खान साहब की वकील जो है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, ऐसा भी क्या हो गया था? उन्हें क्या जरूरत पड़ी? वकालत तो एक ऐसा पेशा माना जाता है जिसमें आदमी बिना किसी को हाथ लगाए सारे बदले निकाल सकता है, सारी नफरत निकाल सकता है, हाथ लगाने तक की जरूरत नहीं। तो ये मारपीट, हाथापाई कोर्ट के भीतर, कोर्ट के बाहर भी, ये बड़ा अजीब सा माहौल देखने को मिला। देखिए, पहले तो मैं खुद इस बात की मजम्मत कर दूं कि वाकई कोई अगर मुल्क के खिलाफ कोई बात कहता है जी, या मुल्क में रहने वाले लोगों के खिलाफ कहता है, यहाँ की फिजा को बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो वो शख्स, वो मुहिम, वो तंजीम सब बाइज़ मजम्मत हैं, उनकी मुखालिफत करनी चाहिए। लेकिन इसमें जिस तरीके से आप वकीलों पे निशानदेही कर रही हैं जी, ऐसा है नहीं। वहाँ पे शुरुआत की बाहर के लोगों ने, जीएनयू के स्टूडेंट थे, सही या गलत मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा जी, फिलहाल, अभी उस पर आगे बात करेंगे। और सियासी लोग थे, कुछ एमएलए और बीजेपी के और दीगर लोग वहां मौजूद थे, जिन्होंने मारा भी और फख्र से कहा भी कि जी हमने मारा है, और ये तो हमने हाथों से मारा, हमारे बंदूक होती तो हम बंदूक से मार देते। और नहीं, इन लोगों ने अपने वकीलों के बारे में जिक्र नहीं किया कि वो भी वहां मौजूद थे। नहीं, वहां मौजूद थे। उनका ज्यादातर लोगों का बीच बचाव का एक माहौल था। उसके अलावा अगर कुछ लोगों की उस काम में शमूलियत थी, मारने पीटने में, तो वो लोग सिर्फ किसी सियासी पार्टियों से जुड़े हुए थे। वो वहाँ वकील की हैसियत से सब काम नहीं कर रहे थे, वो पार्टी के वर्कर बन के आए थे, जो कुछ भी चाहे। आपको नहीं लगता असगर खान जी अपने वर्क प्लेस पे वो लोग मौजूद थे, यूनिफॉर्म में मौजूद थे? नहीं, लेकिन ये कि उसमें जो सबसे ज्यादा गलती है वो एडमिनिस्ट्रेशन की है जी। बाकायदा तौर पर ऐसा लग रहा था, मैं एक वक्त पे जो कल हुआ, मैं उधर से गुजर रहा था, चूंकि मेरा चैम्बर इत्तेफाक से पटियाला हाउस में है और मैं वहीं 31 सालों 30 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो वहां ऐसा लग रहा था जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जानबूझ के उसको पिटवाने का इंतजाम किया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने बाकायदा कम से कम कई 100 पुलिस वाले एक रो से उसके पैसेज के लिए रखे थे कि यहाँ पे वो क्या नाम है इनका, कुमार का, मिस्टर कन्हैया कुमार जी, ये इस पैसेज से आएंगे और कोर्ट जाएंगे और चले जाते उसमें। बाकायदा तौर पर पुलिस के लोग उसको दूसरे एक गेट से, जहां कोई इंतजाम नहीं था सिक्योरिटी का, वहां से लेके आए, और वहां पे बाहर के लोग भी मौजूद थे और कुछ वकील साहिबान भी जो ड्रेस में थे, पता नहीं वो लोग वकील थे या नहीं थे। अब कोई भी ड्रेस, ये अच्छी बात नहीं है असगर खान साहब जी, जब आपके प्रोफेशन की बात आई तो आप कह रहे हैं कि पता नहीं थे या नहीं थे, जेएनयू के स्टूडेंट कहते हैं पता नहीं थे या नहीं थे। नहीं, इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इत्तेफाक से उन लोगों को नहीं जानता हूँ जी, तो वो अगर होंगे भी तो दूसरे कोर्ट से आए होंगे जी। ड्रेस में होना, एक ड्रेस में लोग हथियार लेके अंदर चले गए, हम तो कहते हैं ड्रेस में जाने वालों को भी चेकिंग होनी चाहिए जी। ये भी फेल्योर है यहाँ की। मतलब तो आप मानते हैं ना कि वहां पे जो वकील थे उन्होंने अच्छा नहीं किया इस तरीके के व्यवहार से? अगर वो लोग थे, इसकी सारी शुरुआत बाहर के लोगों से हुई, वहां के वो एमएलए साहब ने शुरुआत की और बीजेपी के लोग थे, उन्होंने नारों की शुरुआत की। हम तो, और फिर वकील उसमें शामिल हो गए। हम तो उनको दोनों को कंडेम कर रहे हैं, वकील उसमें बीच बचाव करा रहे थे उनका। अच्छा, बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि हम भी बीच बचाव कराने पहुंचे थे, जेएनयू वाले ये कह रहे हैं कि हम भी आईएसएफ के स्टूडेंट्स। बीजेपी वाले क्यों कह रहे हैं ये बात? बीजेपी वालों को मालूम था, ओपी शर्मा जी के सिवा बाकी सब कह रहे हैं कि हम बीच बचाव करा रहे थे। बीजेपी वालों को ये मालूम था कि ये वहां जाएगा और वकील इनको मारेंगे, वो कैसे पहुंचेंगे? और क्यों गए भाई बीच बचाव कराने के लिए? वो तो आपका दुश्मन था, आप तो उसको गाली दे रहे हो, आप उसको बुरा कह रहे हो, आप उसको बचाने के लिए पहुंचे। आप वकीलों के बारे में नहीं कह रहे हैं असगर खान साहब? वकीलों के बारे में कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ दुनिया में कुछ पार्टी से जुड़े हुए
लोगों ने ऐसा किया होगा। ठीक है, वहाँ जिनको कि मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये ठीक है, हो सकता है क्या हो। अर्शद काज़मी कुछ कह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा फेल्योर, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, ठीक है, अल्टीमेटली मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी नहीं कहूंगा, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा गवर्नमेंट का फेलियर है। एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ गवर्नमेंट के इशारों पे करती है। ये तो कौन सी गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, किसका फेलियर बता रहे हैं? राजनाथ जी उनको चला रहे हैं, बीजेपी के ये फेलियर है। इसमें पुलिस को इल्जाम डालना बेतुकी बात है। देखिए मैं वकील मैं एक बात कहता हूँ, सुन लीजिए अर्शद काज़मी को भी सुन लीजिए, अजहर खान जी, नहीं असगर खान जी सुन लीजिए ना, हम चश्मदीद गवाह हैं, हम क्या इल्जाम डाल रहे हैं? जेएनयू सुन लीजिए, हम गवाह है, तो आपको ये कैसे नहीं पता कि वहाँ पर वकील थे? अभी आप कह रहे हैं कि आपको मुझे ये भी पता नहीं है कि वकील अरे वो सारी क्लिपिंग चल रही है, वकील सामने चश्मदीद गवाह होता है, उसके पास पुख्ता सबूत होते हैं। मैं आपकी बात समझिए, सुन तो लीजिए आप। ममता जी सुन लीजिए, 1 लाख से ज्यादा वकील यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, समझिए। यहाँ 10-12 करोड़ से, ये कोई छोटा सा शहर नहीं है जहाँ 200-400 500 1000। ठीक है, मैं नहीं चाहती हम वकीलों के मसले पर रुक जाएं, मैं नहीं चाहती। अर्शद काज़मी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। मैं सिर्फ एक लफ्ज ये इजाफा करना चाहूंगा वकील साहब की बात में, कि वो डायरेक्टली वो कह रहे हैं कि जेएनयू के बच्चे इन्वॉल्व थे। जेएनयू दुनिया की एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ सबसे ज्यादा टॉलरेंस है, अगर सहनशीलता है, टॉलरेंस है बच्चों के दरमियान, स्टूडेंट्स के दरमियान, तो वो जेएनयू है। जेएनयू वो यूनिवर्सिटी है जहां मैंने 6 साल गुजारा और देखा है अपनी आंखों से कि एक पोस्टर वहां पर लगा रहता है, उसके अपोजिट में दूसरे पोस्टर लगे रहते हैं, और कभी किसी में जो तसादुम नहीं होता, टकराव नहीं होता। ये देख लीजिए एबीवीपी के ये जो थे वहां पर एक पोस्ट होल्डर, एबीवीपी के 3 वर्कर ठीक है। तो आप लोग कुल मिला के ये कह रहे हैं कि इस पूरे मसले में अगर कोई गलत है तो दिल्ली पुलिस गलत है, सरकार गलत है, एबीवीपी गलत है, आपका ये कहना है। उपेंद्र प्रसाद जी से मैं जी ठीक है, ममता जी मैं आपके पास भी आऊंगी, उपेंद्र जी से बात करूंगी इस मसले पर। फिलहाल एक बहुत छोटी से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सीधे बात करेंगे उपेंद्र प्रसाद और इरफान रसूल से। एक छोटा सा ब्रेक और बहुत जल्द वापसी।
कन्हैया कुमार के मसले पर आखिर राजनीति कब तक, लगातार इसी पर हम अपने पैनल के बीच बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान मौजूद हैं और ब्रेक पर जाने से पहले 3 चीजें हमारे पैनल में निकलकर सामने आ रही थी कि एबीवीपी, दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार, तीनों की जो भूमिका है वो अपने आप में संदेह के घेरे में है। उन पर एलिगेशन है कि आखिरकार उन्होंने इस पूरे मामले को ठीक से हैंडल या टैकल नहीं किया। सीधे अब मैं आपके पास आना चाहूंगी उपेंद्र प्रसाद जी, आपका क्या नजरिया इस मसले पर? क्या लगता है आपको वाकई में सरकार इसे हैंडल कर पाने में नाकाम है, गलत चीजें हुई है सरकार से और इसकी वजह से अब चीजें अब बिगड़ती नजर आ रही है, या आपको लगता है कि नहीं, जो हुआ कि वो कार्रवाई ठीक है और ऐसे ही होनी चाहिए थी? देखिए, जिस तरह से रोहित वेमुला के मामले में सरकार ने मिसहैंडल किया सब कुछ जी, वही इसमें भी हुआ है। पहले ही दिन से सरकार ने मिसहैंडलिंग की है, क्योंकि उसके पास वीडियो अवेलेबल है कि कौन नारा लगा रहा है, तो जिसे पकड़ना चाहिए उसे पकड़ा नहीं और ऐसे व्यक्ति को पकड़ लिया जिसने नारा नहीं लगाया था। जिसने ऑर्गेनाइज किया था उसको नहीं पकड़ा, उस व्यक्ति को पकड़ लिया जिसका उसके ऑर्गेनाइजेशन से, आयोजन से कोई संबंध नहीं है। तो ये पूरा का पूरा मिसहैंडलिंग है और ये सोचने पर विवश कर देता है कि भाई क्यों दोषी को छोड़कर। उपेंद्र जी, इस बीच जो देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने आज एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया मीडिया में और उन्होंने उस इंटरव्यू में साफ तौर से कहा कि उसने नारे दिए या नहीं दिए वो वहां मौजूद था, उसने इंसाइट किया। ये उनका कहना है। उन्होंने कहा कि वो एलिगेशन हम वापस अभी नहीं लेने जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अब देखिए, इससे लग रहा है कि सरकार है जो जी एक तरीके से सोच भी नहीं रही है। मतलब कि सरकार के 2 स्वर सामने आ गए जी। जो पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली हैं जी, वो कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं सबूत है पर हम जमानत का विरोध नहीं करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा उपेंद्र जी की सबूत नहीं है। कहा है कि हमारे पास जो सबूत है, जमानत का विरोध क्यों नहीं करेंगे? हाँ, यही सवाल है कि सबूत है तो आप जमानत का विरोध क्यों नहीं करेंगे? उन्होंने नहीं कहा कि हमने सजा दिलाने लायक सबूत है या जमानत को। हाँ नहीं, ये उन्होंने नहीं कहा। अगर सबूत नहीं है जी, उनका वार्डिंग जी, सुनिए, उनका जी। वार्डिंग था कि उसको गिरफ्तार करके जी। इन्वेस्टिगेट करने लायक हमारे पास सबूत था। हाँ। मतलब उसको हिरासत में लेने लायक ही सबूत है, उसके आगे का सबूत है ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। पहली बात है। जी। दूसरा कि अब कह रहे हैं कि हम जमानत का विरोध नहीं करेंगे। जी, ये बात हमारी समझ में नहीं आई है। जी, जी। किरण, इससे लग रहा है कि जो सरकार, केंद्र सरकार है, इस मसले पर एक मत नहीं है, भ्रम है। हमें सुनने को भ्रम में है। जी, कि जी। प्रधानमंत्री की सोच कुछ और है हाँ। और होम मिनिस्टर की सोच कुछ और है। तो ये जो सरकार के अंदर जो विरोधाभास है। जी, कसल है, जी। आप कहिए कि उसमें एक अंतर्द्वंद है, जी। एक मत नहीं है और इससे जी। ये भी लगता है हाँ। कि सरकार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पकड़ पूरी मजबूत नहीं है, क्योंकि ये भी सरकार का हिस्सा है ना। पुलिस कमिश्नर ने क्या बोलते हैं जी, और होम मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर ऑफ ठीक स्टेट है, ठीक है। उसका किया जा रहा है तो भी लोगों को समस्या है। अगर जमानत नहीं दी जाती है उसको तो भी समस्या इस बात की है कि उन्हें अगर अरेस्ट क्यों किया? समस्या है। ठीक है। हमारी ये समझ में नहीं आता। आपके पास सबूत है अरेस्ट करने के। जी, जी, जी। अरेस्ट करने के सबूत है आपके पास। जी, जी। जमानत के लिए सबूत नहीं है। वो बिल्कुल। करेंगे। मेरे पास एविडेंस है। अगर आप बोलेंगे तो मैं जूम करके आपको वो वीडियो दिखा सकती नहीं, हूँ। आप कन्हैया क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। दिखाई नहीं दिखाई दे रहा है। एक अजीब बात कह रही है आप, बिल्कुल अजीब बात है। अगर किसी क्राइम के स्पॉट पर कोई मौजूद है तो क्या उनका कानून भी नहीं है। अगर वैसी नहीं, ममता जी ये कह रही है कि वो नारे लगा रहा है वीडियो में। नहीं, वो तो विद्यार्थी परिषद की भी क्लिपिंग ऐसी आई है जिसमें नाम लगा रहा है। आपका फेल्योर है। आप खुद ही कहते हैं। ठीक है। अलग-अलग टीवी चैनल ठीक ममता जी, है, ठीक है। असगर जी आप बात कहिएगा, ममता जी आप भी अपनी बात कहिएगा। उससे पहले इरफान रसूल से पूछ लेते हैं। एक बात मैं जी, याद कर दूं, जी, इसमें इनिशियली गलती हुई है। जी, जी। अब आप कह रहे हैं कि साहब उसकी आवाज नहीं है, उसके नारे नहीं है, हाँ, हाँ। उसकी मौजूदगी है। अगर किसी क्राइम के स्पॉट पर किसी की मौजूदगी इस बात का सबूत नहीं है तो मैं देखो किया। ठीक है, ठीक है असगर जी, ठीक है। अगर कहीं पे कोई क्राइम चलिए, आपने अपनी बात रखी। मैं मौजूद हूँ। उपेंद्र जी आपने अपना पॉइंट क्लियरली मेंशन किया। आप जी, ये चीज जान लीजिए हमारे- वकील साहब, मेरे- आप ये जी। चीज जान अरे लीजिए सब वकील मेरी- साहब, हुआ कि है, अगर छात्र संघ का कोई अध्यक्ष होता है उसके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमारी अकल से बाहर है ये बात। प्लीज जो- समझिए, नहीं, अगर छात्र संघ का अध्यक्ष आप इरफान बात रसूल कीजिए, जो मैं कार्यक्रम उसमें में बात भाग करूंगा। ले रहे हैं, तो ये चीज बहुत बड़ी बात है। आप शामिल नहीं करेंगे। आपके सामने अगर किसी का मर्डर हो जाए तो आप मर्डर हो जाएंगे। आप क्राइम में शामिल होंगे क्या? आप देशद्रोहियों का इस तरीके से साथ अरे दे रहे हैं जो देशद्रोही होगा उसका साथ नहीं देंगे। आप साथ देंगे देशद्रोही। आपके लोग वहां गए और उसमें घुस के उन्होंने नारे लगाए। आप उनको बचाने की कोशिश कर रही हैं। ठीक
ठीक है, आपकी ठीक है। असगर जी, एक सेकंड, आप इस तरीके से नहीं, इस तरीके से चीजें क्लैरिफाई नहीं होंगी ना। उपेंद्र जी थोड़ा संयम रखें, इरफान रसूल को कहने दें, उसके बाद काजमी जी मैं आपके पास भी आऊंगी। उपेंद्र जी ठीक है, आपने कहा, आपने अपने पॉइंट्स रखे, आपने अपना डाउट भी रखा। आपने कहा कि सरकार पर से मोदी जी की पकड़ जो है वो ढीली हो गई। आपने कहा कि कानून ठीक से अपना काम नहीं करा, सरकार ने चीजें टैकल नहीं की ठीक से, ये आपने पॉइंट रखा। अब इरफान रसूल इस पर कुछ कहें। ममता जी से पहला सवाल आपने पूछा कि वो कौन लोग थे और क्या सरकार कमजोर पड़ गई क्या जी। ममता जी के जवाब में सीधा सीधा देशद्रोहियों के साथ हैं। ममता जी सवाल ये देशद्रोही कौन है? देशद्रोही आप किसको कह रही हैं? किस आधार पे कह रही हैं? जो आधार हम सब इतने टाइम क्या आधार है? देखते आ रहे हैं। क्या आधार है? ये आधार नहीं है कि किस आधार पर देशद्रोही? भारतीय जनता पार्टी ये तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के अगर नारे लगाए ममता जाते जी हैं, प्लीज भारत सुन ले आपके प्रश्न का जवाब दे बात सुन ले। आपसे सवाल ठीक है असगर खान जी, बात सुनेंगी बात करने दीजिए। बात करूं। इरफान रसूल कहिए। आपने देशद्रोही कहा, किसको कहा देशद्रोही? किस आधार पर कहा? आप होती कौन है किसी को देशद्रोही कहने वाली? आप कौन होती है? भारतवर्ष की असगर खान साहब, आपने कहा सवाल यही है कि वो कौन है? सवाल वो कह रही है कि मेरे पास वीडियो है जिसमें कन्हैया नारेबाजी कर रहा है, वो कह रही है। 15 वीडियो पे आपकी सरकार क्यों मना कर रही है? एक सेकंड स्टेशन क्यों मना कर रहा है? वंदना, मैं सबका जवाब देता हूँ। असगर साहब आपने वकीलों की बात की, वकीलों की सफाई पेश की और आपने कहा कि मैं चश्मदीद था, या फिर आपने कहा कि बहुत ज्यादा वकील है वहां, हम लोग ये बात नहीं कह सकते। उपेंद्र जी ने जिस तरह कहा कि सरकार की पकड़ कमजोर पड़ रही मोदी साहब की, कासमी साहब ने कहा कि भाई जेएनयू में ऐसा कभी नहीं हुआ, वहां का इतिहास रहा है कि वहां पॉलिटिकल डिबेट होती रही, जंगें होती रही हैं। मेरा सवाल वंदना, मुझे पूरी बात सुन लीजिएगा। जी, आप कहें। कन्हैया कुमार के नाम जो एफआईआर हुई वो किस आधार पर हुई? जी, किस आधार पर एफआईआर हुई? या तो कोई इसका जवाब दे दे या मैं इस बात को बताऊं। एक वीडियो क्लिपिंग चलती है किसी चैनल की, उस चैनल के आधार पर कन्हैया कुमार को अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस वाले वहां मौजूद थे, उनका कोई रेफरेंस नहीं है। सवाल यह क्या किसी टीवी चैनल के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? टीवी चैनल के आधार पर नहीं, किसी टीवी चैनल के क्लिप के आधार पर? ममता जवाब दें आप। उसमें एक चीज और इजाफा कर दीजिए, अगर टीवी चैनल के क्लिप के आधार पर क्या किसी की अरेस्टिंग हो सकती है? असगर साहब वकील है, असगर साहब वकील है, जवाब चाहिए। वकील है आप, जवाब चाहिए प्लीज। ये देश संविधान से चलेगा, ये मुल्क संविधान से चलेगा। जवाब दीजिए आप। कहने दीजिए। क्या वीडियो क्लिप के आधार पर आपको अरेस्ट किया जा सकता है? वीडियो क्लिप के आधार पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था। जी पहले इस पूरे केस में सबसे बड़ी कमी यही है, और जितना बवाल हो रहा है इस सब की जिम्मेदार ये सरकार और इनका ये असगर साहब मैं आपकी बात पे आ रहा हूं मैं। अगर इसमें पहले इन्वेस्टिगेशन होता, जैसे अब आप बाद में कह रहे हैं कि साहब उसकी आवाज नहीं है, सिर्फ मौजूद था किसी क्राइम पे, अगर कोई आदमी क्राइम स्पॉट पे मौजूद है। ममता आप अपनी बात कहिएगा, अपनी बात कहिएगा, अपनी बात कहिएगा। ये एफआईआर की कॉपी, ये एफआईआर की कॉपी मौजूद है, एफआईआर की कॉपी मौजूद है। बार ये बात नहीं उसमें नहीं। अच्छा अगर सुनिए एक मिनट, अगर उसकी आवाज वहां मौजूद है तो आपकी सरकार क्यों पुलिस से ये कहलवा रही है कि हम अपोज नहीं करेंगे बेल का? और पहली बात मान्यवर हमारी वकील साहब, नहीं आप सुन लीजिए, असगर खान जी आपने अपना पॉइंट रखा है, सुन लीजिए। ममता जी को सुन तो लीजिए। आप जिनसे सवाल पूछा नहीं सुन तो लीजिए। पूरी ममता बात सुन ले। ममता आप बीजेपी बात सुन ले, थोड़ा संयम रखें, थोड़ा संयम रखें। आपकी अच्छा आपकी नहीं है संयम प्लीज। आपकी सरकार नहीं है क्या? बोला जाएगा। अरे आप बोलेंगे, आप बहुत बोल चुकी हैं, आप सुन लीजिए। आपकी सरकार नहीं है, संयम रखिए, बात सुन लीजिए। आप आपकी सरकार है, इसीलिए आपसे बात कही जा रही है। आप लोगों ने जो सवाल खड़े किए उनका जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। असगर साहब क्या मेरा सवाल था, फिर जवाब रह गया। मेरा सवाल था कि क्या वीडियो क्लिप के आधार पर अरेस्टिंग हो सकती है? नहीं, वो कह तो रहे नहीं होगी। वीडियो क्लिप के आधार पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, अरेस्ट कर लिया गया, और अरेस्ट कर लिया गया, आपको भड़का अरेस्ट कर लिया गया। सब नताइज जो हुए उसके बाद मैं असगर साहब इसी पर बाद में पटियाला हाउस और सारी वारदात सारी चीजें बाद में हुई, लेकिन पहले जो गलती, फिर पुलिस कमिश्नर का यू टर्न,
सुबह कुछ शाम को कुछ, सुबह कुछ कहा गया शाम को कुछ कहा गया। ये कौन सा ऐसा साजबाज है? पुलिस कमिश्नर अगर सबूत नहीं दे सकता था तो ये अरेस्टिंग कहीं ना कहीं पुलिस को चैलेंज कर रही है कि आपकी जो गिरफ्तारी कन्हैया कुमार की गई, अब आप बेल का अपोज नहीं करेंगे, इसका मतलब आपके पास सबूत नहीं है। जब सबूत नहीं थे तो आपने गिरफ्तार क्यों किया? ये सारे सवाल पुलिस पर खड़े हो रहे हैं। सवाल सरकार का नहीं, सवाल देश का है। अरशद काज़मी भी इसमें कुछ कह रहे हैं। ममता जी, मैं आऊंगी आपके पास, आप तफसील से जवाब दीजिएगा। ठीक है, इरफान रसूल अरशद काज़मी जी को भी सुन लीजिए, वो आपकी बात में कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। आपकी सरकारें कोई इल्जाम नहीं लगाया जा रहा, ये नेशनल इंटरेस्ट का सवाल है, नेशनलिज्म का सवाल है, देशभक्ति का सवाल है। आप पे इल्जाम नहीं लगा रहे। हम सब इस मुद्दे पर पूरा भारत एक था, पूरा भारत एक है, पूरा भारत एक रहेगा। लेकिन आपने कहा देशद्रोहियों के साथ। ममता जी, सवाल यही है कि कौन है देशद्रोही? इस बात का इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो अच्छा होगा। ममता जी, आप इसके बाद तसल्ली से जवाब दीजिएगा और मैं कहूंगी कि सबसे कि वो आपकी बात भी सुने। सिर्फ एक सेकंड आप काज़मी जी को सुन लीजिए। ममता जी, एक मिनट अगर तुम्हारे कातिल जी बिल्कुल वो कल्प्रिट है, वो मिसक्रिएंट्स हैं, लेकिन वो कौन है? वो कौन है? जी, देशद्रोहियों को हम देशद्रोही, वो कौन है? वो कौन है? भारतवर्ष की चिंता नहीं है और आप जवाब नहीं आपका। काज़मी जी को सुन लीजिए, काज़मी जी को सुन लीजिए, काज़मी जी को सुनिए, असगर जी काज़मी जी को सुन लीजिए। ठीक है ममता जी, असगर जी संविधान का ये हालत सबसे डर लगता है। ऐसे अरेस्टिंग होगी इस मुल्क में, इस देश में ऐसे। मुझे नहीं लगता ये सब बातें कहने की है, नहीं मुझे नहीं लगता आपको ये कहना चाहिए। इस मुल्क में अगर आप लोग डर रहे होते तो उस जगह न होते जहां आज आप पहुंचे गए। ये मत कहिए, ये मत कहिए। आप सुन लीजिए, काज़मी जी को सुन लीजिए, काज़मी जी को सुन तो लीजिए और जेएनयू से पास आउट है। असगर जी सुन लीजिए। ममता जी प्लीज, स्टूडियोज में आके सुनती हूँ। ममता जी प्लीज, आप अपने लोगों के खिलाफ बोलती हैं। जी आप अपने अरे ममता जी, आप सुनना नहीं चाह रहे। ममता जी सुन तो लीजिए। ममता जी, अगर मैं ये कहूँ इंटेलिजेंस फेलियर है आपका, तब आप क्या कहेंगी? हुआ कैसे वहाँ? नहीं, आप काज़मी जी को बोलने नहीं दे रहे। ममता जी, सिर्फ एक सेकंड आप काज़मी जी को सुन लें। असगर जी, आप थोड़ा सा संयम रखें, उनको कहने दीजिए। जो भी इस तरह की कहानी बनी हुई है, सारी वो क्लिपिंग के इर्द गिर्द घूमती है। अगर ये पूरी कहानी क्लिपिंग के इर्द गिर्द ही घूमती है तो आप लोगों को याद होगा कि दूसरे दिन एक ऐसी क्लिपिंग भी आई थी जिसमें विद्यार्थी परिषद के लोगों को जो है ना, वो देशद्रोही नारा लगाते दिखाया गया था। वैसे उस क्लिपिंग को फिर जल्दी वापस ले लिया गया और एक बड़े नेशनल चैनल ने उसको दिखाया था विद्यार्थी परिषद के स्टूडेंट के खिलाफ। क्या कहेंगी ममता जी? हाँ, नहीं मतलब उसको दोबारा नहीं दिखाया गया, फिर उसको दबा दिया गया, लेकिन वो क्लिपिंग आज भी मौजूद है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सारी क्लिपिंग, ममता जी एक बात मेरी बात पूरी नहीं हुई, मैं उसी को प्लीज मेरी बात पूरी करने दीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, ये क्लिपिंग जो है वकील साहब, ये क्लिपिंग जो है पूरी तरीके से प्लांटेड है और ये पूरी तरीके से एक पूछना चाह रही हूँ, क्या वॉइस डबिंग की गई है? हाँ बिल्कुल, वॉइस डबिंग। ठीक है, ये चीज जो है ना, तहकीक मौजूद है, ये पुलिस को ठीक है, आप कह रहे हैं वॉइस डबिंग की गई। नहीं, इसमें पुलिस को अपने तौर पर काम कर देना चाहिए, जैसे ममता जी। लेकिन आप लोगों को पुलिस के काम पे भी तो भरोसा नहीं है। पुलिस के काम पर क्यों नहीं भरोसा रहेगा? लेकिन वहाँ पर पुलिस पे भरोसा नहीं, ये कैसे कह दिया आपने? भाई अभी तो आप लोगों ने कहा कि पुलिस काम नहीं कर रही थी। आप सारी बातें नहीं कह सकते। संविधान असगर जी को सुन तो लीजिए, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं। ये चीज आपको ख्याल रखना होगा। मुझे ये भी ख्याल रखना होगा, जो स्टूडेंट अगर किसी स्टूडेंट वकील साहब एक प्लीज, अच्छा असगर जी पहले ये कह दें, फिर स्टूडेंट अगर उससे गलती हुई है, क्या आप उस गलती का डायरेक्ट उसको देशद्रोही का नारा
लगा देंगे, आप उसको देशद्रोही का खिताब देंगे। ममता जी आप जवाब दें, मैं इसे आपको क्या कहना लगता है चाहता हूं। उसको देशद्रोही का नाम, ये कोर्ट का काम नहीं, है, मैं झूठ इसे- साबित करना मैं कोर्ट का इसे- काम है। आप ये मतलब कोर्ट नहीं है, आप उसको देशद्रोही नहीं कह सकते। अगर गलती हुई है तो ये सजा देना कोर्ट का काम है। आप कौन सजा देने वाले, आप कौन सजा देने वाले, अभी वो मुलजिम है, मुझे ऐसे बात नहीं हो पाएगी। ममता जी, ममता जी, ममता जी, पुलिस का इल्जाम है, अभी साथी ठीक है, काजल जी सुन लीजिए। ममता जी, ममता जी आप ठीक है, कहने दीजिए आप, नहीं कहने ममता जी, दीजिए। आपके विद्यार्थी परिषद के लोग तोड़फोड़ मचाए, रोजाना जो है ममता जी, नारे लगाए, उनकी सीधी हरकत करो। ममता जी बात सुनेंगे आप, बात सुनेंगे बोलिए आप, इसको अरे बात सुनेंगे ममता जी आप इसको आपसे भाषण जस्टिफाई नहीं होगा। इसको जस्टिफाई कौन कर रहा है? पहले असगर साहब एक मिनट, इसको जस्टिफाई कौन कर रहा है? आप जो चीख रही हैं इसको जस्टिफिकेशन कौन कर रहा है? मुझे ये बता दीजिए इसका। क्या जस्टिफिकेशन? देशद्रोह जो है देशद्रोह है, नारे लगाने वाले गलत हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले गलत कर रहे हैं, देशद्रोही है, गलत है, गलत है। सुन लीजिए, अरे सुनेंगी ममता जी ये लोग कह रहे हैं आप कि सुनेंगी। ये लोग कह रहे हैं कि वो देशद्रोही आप जिन्होंने सुनेंगी। नारे लगाए वो है देशद्रोही। लेकिन इन्वेस्टिगेशन मस्ट है, इन्वेस्टिगेट कीजिए, इरफान साहब, इन्वेस्टिगेट कीजिए। ये तो आप तो पहले ही कह दिया देशद्रोही हैं आप, ये सवाल है। अगर 2 दिन के बाद कोर्ट वो तो रहा है, बरी कर वो तो रहा है, देगी, फिर आप उसको देशद्रोही कहेंगे, पुलिस पलट गई, देशद्रोही पुलिस का लेबल लगा कमिश्नर देंगे। पलट गया, वो तो रहा है आप investigation। एफआईआर करेंगे क्या? देश को अच्छे से संभाला क्या? अरे, कि लोगों ने देशद्रोहियों का साथ सवाल दिया? सिर्फ संभालने वाली बात आप नहीं ये है, इमोशनल हो रही बात वाले मामले को दबाने की कोशिश है। इट्स ए लॉ ऑफ द लैंड, वाले इंस्टीट्यूट को दबाया जा रहा है। ये रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ की बात कीजिए, रूल ऑफ लॉ की बात कीजिए। रैली नहीं है, रैली नहीं है, रैली नहीं है, रूल ऑफ लॉ क्या है? एक बार में बात सुन नहीं रही हैं। एक ही बात व्यक्ति सुन नहीं रही हैं प्लीज आप। प्लीज मोदी जी, इरफान ये एक रूल मिनट ऑफ लॉ अजहर का जी को सवाल कहने है। दीजिए, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। इरफान भाई सिर्फ एक सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए। जी, जी। यहाँ सिर्फ भाषण देने से बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होगा। एक सवाल का जवाब दे दीजिए जी, कि ये कुमार क्या नाम है? कन्हैया कन्हैया कुमार जी जो है, हाँ। अगर इनको पहले इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करा दिया जाता और बाद में अरेस्ट किया जाता अगर ये गिल्टी होते, और ये अमूमन केसेस में होता है, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, जी, ये कानून है उसके तहत ठीक कह रहा है। हूं। अब मैं आपसे कुछ कहना चाह रही एक मिनट में पूरी बात कह हाँ कह लीजिए आप। अगर उसके तहत उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करा दिया, आप खुद कह रहे हैं कि वो बहुत जिम्मेदार आदमी था, उसे ये नहीं करना चाहिए। तो यूनियन का प्रेसिडेंट था, ना तो जमीन खट रही थी जिसको समाया जा रहा था, ना आसमान उसे निकला जा रहा था, ठीक है। कहीं नहीं भाग सकता उसने- था, और भागता तो फिर हाँ। अरे भागता फिर आपका फेल्योर था। आप कह रहे हैं भाग जाता, आपकी पुलिस क्या कर रही थी? भाग जाता ममता जी, यहाँ से भाग जाए। थोड़ा यहाँ- संयम रखिए, सुन लीजिए, आपकी सरकार है, मैं- आपसे सवाल होता है, मैं आप जवाब दीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा, मैं कानून की दायरे में बात कर रहा हूँ। दीजिएगा। आप देश के नागरिक हैं। सरकार तो भारत देश की है। आप ही नहीं है इस देश के नागरिक, सब इस देश के नागरिक हैं। इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन तो आप कराते ये हैं मत उसे, बोलिए कि आपकी अगर सरकार है, अगर आपकी सरकार है। इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन क्या करा आपकी के उसको सरकार अरेस्ट नहीं है? करते क्या आप तो ये भारतवर्ष जितने के झगड़े नागरिक हुए नहीं नहीं है? होते। आमतौर पर होता यही है, उनको समन किया जाता है, पूछताछ तरीका ये है, ये इन्वेस्टिगेशन का अच्छा, तरीका दूसरी है। तरफ कौन दूसरी तरफ असगर साहब, he was असगर not साहब, direct- एक सवाल, direct एक criminal. एडिशनल He was सवाल, not murderer. असगर He was साहब, not deceit. असगर साहब, He एक was not एडिशनल rapist. सवाल है। लेकिन आप सवाल वकील हैं, सवाल के बाद जवाब भी ले एक लीजिए। सेकंड, हाँ, एक सेकंड। सवाल कर वही लीजिए आप। जब पटियाला हाउस में वो हुआ, जब वकीलों ने मारपीट की, तो इन्वेस्टिगेशन पहले होगा, गिरफ्तारी बाद में होगी। दो मापदंड, डबल स्टैंडर्ड नजर नहीं आता है क्या इसमें? पटियाला हाउस में पहले इन्वेस्टिगेशन और जेएनयू में बाद में इन्वेस्टिगेशन। जो कानून के रखवाले हैं वो तो ये सबसे बड़े क्यों हुआ? देशद्रोही है, उसका तो ये सबसे क्यों पहले हुआ? गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये क्यों वहाँ हुआ? पर क्या जो वो सही था? इंसाफ और इस समाजी बात का इंसाफ और पुलिस आदल जवाब का दे, जो ये क्यों हुआ? मंदिर है, और वहाँ जो है इस तरीके से है, आप इसमें सब अदालत की कानून के तौहीन की रखवाले गई हैं, आप है। कोर्ट से लेकर के हर एक को ला रहे हैं। आप अपने शब्दों का इस्तेमाल सही तरीके से करें। आप ऐसा ना बिल्कुल हम सोच बोलें समझ के बोल रहे भारतवर्ष हैं। में कानून के रखवाले देशद्रोही हैं। आपको पता नहीं है आपने कितना गलत और बेहुदा स्टेटमेंट अभी दिया है। प्लीज आप ममता कृपया जी, नहीं, प्लीज आप, मैं सुनिए, आपको करेक्ट कर दूं, मुझे करेक्ट करने दीजिए। नहीं, आप- मैं इनको करेक्ट आप कर ही दूं। सही आप रखिए, बताइए आप इसमें में क्या बात संयम की? रखिए, डिस्कशन बहुत होगा। संयम है, अगर बहुत इन्वेस्टिगेशन- संयम नेशनल टीवी है। चैनल पे आप डिस्कशन होगा, संयम प्लीज रखिए। प्लीज आप जितनी चीजें हैं ये सब कोई झगड़ा कोई फसाद नहीं होता अगर पुलिस उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराती। अच्छा ठीक और है, इस अजगर बात खान का साहब यकीन एक बात अब मैं कहना चाहती हूँ। मान लीजिए ये इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, वहां पे हम सबको लगता है, मोस्ट ऑफ लोगों का ये व्यू है, पॉलिटिकल पार्टीज का या जिसे आप इंटेलेक्चुअल क्लास कहते हैं, जेएनयू के प्रोफेसर या स्टूडेंट्स जो भी है, उनको लगता है कि पहले मैटर इन्वेस्टिगेट होता फिर गिरफ्तारी होती। आपकी बात ठीक है। अगर गिरफ्तारी पहले हो गई
कोर्ट के सामने है मामला, आप खुद वकील हैं, आप जानते हैं कि किसी निर्दोष को किसी कीमत पर सजा नहीं होगी। आपको इस बात पे विश्वास है या नहीं? एक मिनट इरफान हसन, पूरा करने दीजिए, मुझे पूरा करने दीजिए इस बात को। अब अगर कोर्ट के सामने मामला आ गया, इन्वेस्टिगेशन चलेगी, ठीक है, आपको नहीं लगता कि इस इन्वेस्टिगेशन पे इतने भी हंगामे की जरूरत नहीं थी? अगर कन्हैया बरी होने वाले हालात में होगा तो दुनिया की कोई अदालत उसे दोषी नहीं ठहरा सकती। और देशद्रोही एक एलिगेशन लगा के, यही है ना वकील साहब, कुछ साबित नहीं हुआ है ना, सिर्फ एलिगेशन लगा के, एलिगेशन लगा के। अगर उसे असीम त्रिवेदी पे भी एलिगेशन लगा था, असीम त्रिवेदी पे भी लगा था, हार्दिक पटेल पे भी लगा था, तब क्यों नहीं पॉलिटिकल जमात ने इतना हल्ला मचाया? मुझे ये नहीं समझ आता। पुलिस को यू टर्न लेना पड़ रहा है। नहीं, मैं तो आपसे कहना चाह रही हूँ कि ये जो हमदर्दी कांग्रेस और दूसरी पार्टी की आज दिखाई है, वो असीम त्रिवेदी और हार्दिक पटेल के मामले में क्यों नहीं दिखी वो हमदर्दी? नहीं, आपको कन्हैया कुमार की इंपॉर्टेंस लगती है? नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या आप लोग भी इसमें पॉलिटिकल एंगल तलाश रहे थे? आप लोग भी इसमें पॉलिटिकल एडवांटेज तलाश रहे थे क्या? आप खुद ही कह रहे हैं पहले गिरफ्तारी का विरोध हुआ था जी, लेकिन आपको उपेंद्र जी, हकीकत आप एक बात बताइएगा, आप संपादक रहे हैं एनबीटी के, बहुत सी चीजें हुई, क्या जितना कन्हैया कुमार को लेके फसाद हुआ थे, क्या उतना ही फसाद असीम को बचाने के लिए हुआ था? ये फसाद किया नहीं हुआ। हार्दिक पटेल पे जब केस लगा तो क्या आप लोग सामने आए थे? नहीं, हार्दिक पटेल पे जब ये चीजें हुई तब लोग सामने आए थे क्या? जेएनयू के प्रोफेसर कहाँ थे? ये स्टूडेंट यूनियंस कहाँ थी? जादवपुर यूनिवर्सिटी लोग कहाँ थे? हार्दिक के लिए हार्दिक के लोगों ने किया था। हार्दिक के लोग किसी भी मामले को बचाना हम किसी भी निर्दोष को बचाना हम सबका फर्ज है। मैं कह रही हूँ कन्हैया कुमार के पक्ष में लोगों की तारीफ होनी चाहिए। आप उसको अजहर खान साहब, हम आपकी सेंसिटिविटी की तारीफ करते हैं कि आप लोग इस मामले में इनिशिएटिव ले रहे हैं। आपने सवाल खड़ा किया, आप जवाब सुनिए। जी कहिए। हार्दिक पटेल पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए हाईकोर्ट ने कहा था। जी वो उसका जो स्टेटमेंट आया उसके बाद उसको झूठ भी बोला। तो क्या पटियाला हाई कोर्ट इसको कोर्ट के आदेश पर ठीक है, मैंने तो आपसे पहले ही कहा, कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन पहले नहीं हुई, इस मामले में गिरफ्तारी पहले हुई है, ये मैंने पहले ही कहा। मैंने फिर आपसे ये भी कहा कि कोर्ट के सामने मामला पहले इन्वेस्टिगेशन हुआ, कोर्ट ने ऑर्डर किया। असगर साहब शायद जवाब सुन नहीं पाए। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि बहुत अच्छा हो अगर ये तमाम इंटेलेक्चुअल क्लास और पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे किसी भी मसले में अपनी सेंसिटिविटी दिखाएं तो बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो अगर इसी तरह की चीजें सामने आए। सब दिखाते। मुझे लगता है ऐसे केस में पुलिस का मोरल डाउन होता है, लेवल डाउन होता है, पुलिस को यू टर्न लेना पड़ता है। अगर इन्वेस्टिगेशन पहले कर लिया जाता तो शायद उपेंद्र जी पुलिस को यू टर्न नहीं लेना पड़ता, पुलिस कमिश्नर का ये बयान नहीं होता, ये बयान देने की जरूरत बस्सी को नहीं पड़ती। इसमें सरकार की कोई और किसी की भी कोई फजीहत नहीं हुई है। मैं अपने स्टैंड पे बिल्कुल खड़ी हूँ कि जो बिल बहुत गलत हुआ है। अगर ऐसी चीजें होती रहेंगी ये देश कहीं नहीं जाने वाला। आज जब जेएनयू में इतनी बड़ी घटना हुई, राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी सारे के सारे वहां पे उन्होंने उनके पक्ष में बयान दिए। हमारा भी कहना है सब पकड़ के जेल में देते हैं। वकील साहब, अब राहुल गांधी और सारे लोग उनके पक्ष में जाकर खड़े हो गए, बड़े बड़े कांग्रेस ममता की बात सुनेंगी, आप बात सुनेंगी, आप बात सुनेंगी, प्लीज बात सुनिए, बात सुनिए, बहुत शुक्रिया। आप कांग्रेस वर्सेस बीजेपी मत बनाइए, चर्चा में हिस्सा लिया, बहुत शुक्रिया न्यूज़ लाइन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़।